Hello everyone, I welcome you all to your very own YouTube channel. This is your educator Shefali Agrahari. हमने इस चैनल पे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम आपके लिए बॉटनी से रिलेटेड नए नए क्वेश्चंस को लेकर के आने वाले थे एंड सॉल्व कराने वाले थे। तो ये इसी सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 है जिसमें हम और भी कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एंड अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। हमारा पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। यहाँ पे दो कॉलम्स गिवन है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। इन कॉलम्स के ऑप्शंस को हमें पढ़ने हैं एंड मैच करने हैं एंड नीचे दिए गए जो 4 ऑप्शंस है उनमें से कोई एक ऑप्शन सही है उसे चूज़ करना है। तो हम लोग देखते हैं कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में क्या गिवन है। कॉलम 1 के ऑप्शंस हैं सेंट्रियोल, क्लोरोफिल, क्रिस्टी एंड राइबोसाइम्स। एंड कॉलम 2 में गिवन है इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, थाइलेकॉइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। तो देखिए सबसे पहला है यहाँ पे इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होता है। इसमें 2 मेम्ब्रेन होती है, आउटर एंड इनर। बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है और कंटिन्यूअस होती है, लेकिन जो इनर वाली मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ फोल्डेड होती है एंड फोल्ड होकर के एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है विच इज़ कॉल्ड एज क्रिस्टी। तो हम लोग सी से मैच कर देंगे ऑप्शन नंबर 1 को, मतलब सी का हो जाएगा फर्स्ट। देन ऑप्शन सेकेंड इज थाइलेकॉइड्स। देखिए जो थाइलेकॉइड्स है ये क्लोरोप्लास्ट में होते हैं एंड थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे बी का हो जाएगा सेकेंड। जो क्लोरोफिल एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे। तो इसका बी का 2 हो जाएगा। देन ऑप्शन 3 है न्यूक्लिक एसिड। इसको हम किससे मैच करेंगे, क्या बचा, सेंट्रियोल बचा और राइबोजाइम बचा। जो राइबोजाइम्स होते हैं दीज आर द आरएनए मॉलिक्यूल्स विद कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल जो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं या किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकते हैं उन्हें हम राइबोजाइम बोलते हैं। सो दीज आर द न्यूक्लिक एसिड, ये बोल देंगे ऑप्शन नंबर 3 बिकॉज आरएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड ही तो है। देन ऑप्शन नंबर 4 है बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। देखिए जो बेसल बॉडी है ये एक्चुअली में एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है दैट आर फॉर्म्ड एट द बेस ऑफ सीलिया और फ्लैजिला एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर डेराइव्ड फ्रॉम द सेंट्रियोल। हम ये बोल सकते हैं कि दीज आर द काइंड ऑफ मॉडिफाइड सेंट्रियोल्स। तो ऑप्शन ए का हो जाएगा 4। तो देखिए मैच करते हैं, ऑप्शन ए का 4, बी का 2, सी का 1 एंड डी का 3। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, membrane bound space present in plant cell and filled with water, sap and excretory substance is known as. Option 1 lysosome, option 2 endoplasmic reticulum, option 3 vacuole and option 4 cytoplasm। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि प्लांट सेल में जो एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस प्रेजेंट होती है जो कि वाटर, सैप एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस से फिल्ड अप होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम बोलते हैं, नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, नहीं। साइटोप्लाज्म बोलते हैं, नहीं। दिस स्पेस इज कॉल्ड एज वैक्यूल एंड इसकी जो मेम्ब्रेन होती है इसे हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। प्लांट सेल में जो वाटर है, सैप है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, सब कुछ कहाँ पे स्टोर होता है, वैक्यूल में आकर के स्टोर होता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स इन द न्यूक्लियस आर द साइट्स फॉर एक्टिव सिंथेसिस ऑफ। ऑप्शन 1 प्रोटीन, ऑप्शन 2 mRNA, ऑप्शन 3 rRNA एंड ऑप्शन 4 tRNA। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, न्यूक्लियोलस की बात हो रही है। न्यूक्लियस के अंदर कैट्रिक्स पोर्शन होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं एंड उसी न्यूक्लियोप्लाज्म में
एक न्यूक्लियोलस होता है जो कि किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि न्यूक्लियस के अंदर जो नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियर प्लाज्मिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि न्यूक्लियोलस, उसमें किस चीज़ की सिंथेसिस होती है। दीज आर द साइट्स फॉर द एक्टिव सिंथेसिस ऑफ व्हाट। तो यहाँ पे प्रोटीन बनता है नहीं, mRNA बनता है नहीं, tRNA बनता है नहीं। दीज आर द साइट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल RNA, दैट इज rRNA। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। Then the next question is find out the incorrect statement. Option 1, middle lamella is mainly made up of calcium peptide. Option 2, cell wall is formed from inner side, therefore secondary wall formed before primary wall. Option 3, middle lamella glues the different neighboring cells together. And option 4, pits are present in secondary wall. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। तो सारी स्टेटमेंट्स को हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन सी करेक्ट है एंड कौन सी इनकरेक्ट है। तो देखिए ऑप्शन 1 है मिडिल लैमिला इज मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। जो मिडिल लैमिला है वो मेनली कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट। देन ऑप्शन 2 क्या है कि सेल वॉल इज फॉर्म्ड फ्रॉम इनर साइड, देयरफॉर सेकेंडरी वॉल फॉर्म्ड बिफोर प्राइमरी वॉल। देखिए यहाँ पे गलत कर दिया क्योंकि सेकेंडरी वॉल बाद में बनती है प्राइमरी वॉल के एंड प्राइमरी वॉल पहले बनती है, बट इस स्टेटमेंट में उल्टा दे दिया गया है। इसमें बोला गया है कि सेकेंडरी वॉल पहले बनती है, तो ये फॉल्स हो गया, ये गलत हो गया हमारा। एंड यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही ढूंढनी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और स्टेटमेंट 3 एंड 4 को भी देख लेते हैं। मिडिल लैमिला ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। कोई भी दो नेबरिंग सेल्स होते हैं उनके बीच में मिडिल लैमिला प्रेजेंट होता है। देन पिट्स आर प्रेजेंट इन सेकेंडरी वॉल, ये भी सही है। पिट्स आर मोस्टली प्रेजेंट इन द सेकेंडरी वॉल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लास्टिड विच स्टोर्स प्रोटीन इज नोन एज। हमें इसमें बताना है कि जिस प्लास्टिड में प्रोटीन स्टोर होता है उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 एमाइलोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर 2 क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर 3 इलाइयोप्लास्ट एंड ऑप्शन नंबर 4 एल्यूरोप्लास्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, एल्यूरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर 4। देखिए जो एमाइलोप्लास्ट होता है उसमें क्या स्टोर करते हैं, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स। एंड इलाइयोप्लास्ट में क्या स्टोर करते हैं, लिपिड्स, फैट्स और ऑयल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एल्यूरोप्लास्ट, जिसमें प्रोटीन का स्टोरेज होता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids in eukaryotic cells। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन की साइट कौन सी होती है, मतलब कौन सा ऑर्गेनल होता है। ऑप्शन 1 है पेरोक्सीसोम्स, ऑप्शन 2 है गोल्गी बॉडीज, ऑप्शन 3 है पॉलीसोम्स एंड ऑप्शन 4 है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्गी बॉडीज़। गोल्गी बॉडीज़ में ही ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएनए ऑफ एश्चेरिचिया कोलाई इज। ऑप्शन 1 सिंगल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर, ऑप्शन 2 सिंगल स्ट्रैंडेड एंड लीनियर, ऑप्शन 3 डबल स्ट्रैंडेड एंड लीनियर, ऑप्शन 4 डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है जो एश्चेरिचिया कोलाई होता है, जिसे हम कॉमनली ई कोलाई बोलते हैं, दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली फाउंड बैक्टीरिया इन आवर इंटेस्टाइन्स, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए इसका डीएनए का नेचर हमें बताना है कैसा होता है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर होता है, गलत। सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता, डबल स्ट्रैंडेड होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड एंड लीनियर, लीनियर तो होता ही नहीं है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। देन डबल स्ट्रैंडेड होता है, ट्रू, बट लीनियर नहीं होता है, तो ये भी गलत। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डबल स्ट्रैंडेड एंड
circular. Then the next question is fimbriae in bacterial cells. Option number 1, play an important role in motility. Option number 2, attach the cell to the rocks in a stream and also to the host tissues. Option number 3, provide surface area for the location of enzymes. Option number 4, form a tube-like structure for passage of DNA during bacterial conjugation. तो देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें फिम्ब्री का फंक्शन बताना है बैक्टीरियल सेल्स में, कि बैक्टीरियल सेल्स में जो ये फिम्ब्री प्रेजेंट होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोटाइलिटी। मोटाइलिटी के लिए मेनली सीलिया और फ्लैजिला रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना कि फिम्ब्री। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है अटैच द सेल टू द रॉक्स इन अ स्ट्रीम एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यूज। सो दिस इज़ द ट्रू स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए जो फिम्ब्री होती है उसका मेन काम जो होता है, मेन पर्पस इज़ फॉर द अटैचमेंट। ये बैक्टीरियल सेल को किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच होने में हेल्प करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देन ऑप्शन 3 है प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर द लोकेशन ऑफ एंजाइम्स, नहीं। देन ऑप्शन 4 है फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर पैसेज ऑफ डीएनए ड्यूरिंग बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। इसमें फिम्ब्री का रोल नहीं होता है, इसमें एक होता है पिलाई, या इसे पाइलस बोलते हैं, पिलाई या पाइलस, इसका रोल होता है, सेक्स पिलाई बोलते हैं इसे। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। हमें यहाँ पे इनकरेक्ट मैच बताना है कि कौन सा है। देखिए ऑप्शन 1 है लाइसोसोम्स एसिड हाइड्रोलेजेस, ऑप्शन 2 टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, ऑप्शन 3 एमाइलोप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट, एंड ऑप्शन नंबर 4 गोल्गी एपरेटस सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। यहाँ पे बेसिकली रिलेटेड ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनकरेक्ट मैच किसका है। देखिए जो लाइसोसोम्स होते हैं उनके अंदर एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम्स प्रेजेंट होती है, तो ये तो ट्रू हो गया, ठीक है, ये दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। देन ऑप्शन 2 इज टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। देखिए जो वैक्यूल के अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसको हम टोनोप्लास्ट नेम देते हैं, तो ये भी ट्रू हो गया। देन एमाइलोप्लास्ट, देखिए एमाइलोप्लास्ट में बोला गया है कि दे स्टोर ऑयल एंड फैट, तो ये तो फॉल्स है, दिस इज़ द इनकरेक्ट मैच, क्योंकि एमाइलोप्लास्ट में स्टार्च स्टोर होता है, ऑयल एंड फैट कहाँ पे स्टोर होते हैं, इलाइयोप्लास्ट में। सो दिस इज़ द इनकरेक्ट मैच, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं गोल्गी एपरेटस। देखिए सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ये भी सही है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स single membrane compartment found in plant cells and mainly functioning in the conversion of fat into sugars are option number 1 peroxisomes, option number 2 glyoxysomes, option number 3 lysosomes and option number 4 ribosomes। इस क्वेश्चन में हमें बताना है दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड, जब सीड के जर्मिनेशन का टाइम होता है उस टाइम पे ऐसा कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट पाया जाता है प्लांट सेल में जिसका मेन फंक्शन होता है फैट को शुगर में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे देखिए स्पेसिफिकली जर्मिनेशन के टाइम पे पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्लायोक्सिसोम्स। ग्लायोक्सिसोम्स में एक स्पेसिफिक साइकिल चलती है, ग्लायोक्सिलेट साइकिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। हमें यहाँ पे इनकरेक्ट मैच को फाइंड आउट करना है। देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 लाइनस पॉलिंग डिस्कवर्ड द ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन। ऑप्शन 2 रुडोल्फ वर्चाउ ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ऑप्शन 3 इज सिंगर एंड निकोलसन फ्लूइड मोज़ैक मॉडल एंड ऑप्शन नंबर 4 इज जॉर्ज पैलेट फर्स्ट ऑब्जर्व्ड राइबोसोम। देखिए यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नेम दिए गए हैं एंड उनसे रिलेटेड कॉन्ट्रीब्यूशंस या उनके वर्क
को दिया गया है। देखिए यहाँ पे रुडोल्फ वर्चाउ है जैसे, इन्होंने ओमनिस सेल्ला ई सेल्ला का कॉन्सेप्ट दिया था, तो ये तो सही है। देन सिंगर एंड निकोलसन, इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था 1972 में, ये भी सही है। देन जॉर्ज पैलेड, इन्होंने ही राइबोसोम को फर्स्ट ऑब्जर्व किया था, इसीलिए राइबोसोम्स को पैलेड पार्टिकल्स भी बोलते हैं, तो ये भी सही है। बट लाइनस पॉलिंग ने ट्रिपल हेलिक्स का स्ट्रक्चर नहीं दिया था, तो ये इनकरेक्ट मैच है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये जो ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर है कोलाजन का, ये किसने डिस्कवर किया था, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 1, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द साइट्स फॉर लिपिड सिंथेसिस। ऑप्शन नंबर 2, rough endoplasmic reticulum has ribosomes attached to endoplasmic reticulum. Option number 3, smooth endoplasmic reticulum is devoid of ribosomes. And option number 4, in prokaryotes only RER is present. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना है इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है SER आर द साइट्स ऑफ लिपिड सिंथेसिस। देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही लिपिड का सिंथेसिस होता है, सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। देन ऑप्शन नंबर 2 है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ राइबोसोम्स अटैच्ड टू ER। देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें दो पोर्शंस देखे जाते हैं, एक रफ एक स्मूथ। रफ वाले में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए वो रफ अपीयरेंस देता है उसे, इसीलिए उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंड स्मूथ वाले में राइबोसोम नहीं होता है। देखिए यहाँ पे 2 और 3 दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच्ड होते हैं राइबोसोम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं होते हैं। डिवॉइड मीन्स जिसमें वो चीज़ प्रेजेंट ना हो। Then option number 4 is in prokaryotes only rough endoplasmic reticulum is present. बट ये गलत स्टेटमेंट है, क्यों? क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। यहाँ पे भी हमें इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट मैच को बताना है। यहाँ पे देखिए लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, गोल्गी एपरेटस एंड एमाइलोप्लास्ट की के लिए कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, हमें बताना है कि ये सही है या नहीं है। तो ऑप्शन 1 है लाइसोसोम्स कैरी एसिड हाइड्रोलेसिस, सो दिस इज द ट्रू वन। जो लाइसोसोम होते हैं उसमें एसिड हाइड्रोलेसिस एंजाइम प्रेजेंट होती है, तो ये तो सही हो गया। देन राइबोसोम्स दीज आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, तो ये फॉल्स हो गया। राइबोसोम के अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, दीज आर द मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। गोल्गी एपरेटस इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ये भी सही है। देन एमाइलोप्लास्ट प्लास्टिड्स दैट स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन में हमारा इनकरेक्ट मैच कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2 राइबोसोम का। देन the next question is like mitochondria the chloroplast option number 1 are found only in plant cells, option number 2 do not have 70s ribosomes, option number 3 are also double membrane bound, and option number 4 are unable to carry out phosphorylation of ADP। देखिए इस क्वेश्चन में हमें माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के बीच में सिमिलैरिटी बतानी है एंड स्पेसिफिकली क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही क्लोरोप्लास्ट में कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। देखिए क्लोरोप्लास्ट तो सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते हैं, बट माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में भी एंड एनिमल्स में भी। तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 है ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए तो ट्रू नहीं है, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के लिए ट्रू है, तो ये दोनों के लिए सिमिलर नहीं हुआ, इसलिए ये गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन नंबर 2 है डू नॉट हैव 70s राइबोसोम्स, बट ये तो गलत है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में 55s होते हैं एंड क्लोरोप्लास्ट में 70s राइबोसोम होते हैं, तो ये गलत हो गया। देन ऑप्शन नंबर 3 है आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड,
तो ये सही है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में भी 2 मेम्ब्रेन होती है एंड क्लोरोप्लास्ट में भी 2 मेम्ब्रेन होती है। सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। ऑप्शन 4 है आर अनएबल टू कैरी आउट फॉस्फोराइलेशन ऑफ एडीपी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है एंड क्लोरोप्लास्ट में फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन तो दोनों में ही हो रहा है एडीपी का, ठीक है। एंड ऑप्शन में क्या गिवन है कि दैट अनएबल। अगर यहाँ पे एबल होता तो फिर ये सही हो जाता, बट यहाँ पे अनएबल बोला गया है इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। Then the next question is which organelle often takes up much of the volume of a plant cell? Option 1 lysosome, option 2 vacuole, option 3 mitochondria and option number 4 Golgi apparatus. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि प्लांट सेल में ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो बहुत ही ज़्यादा स्पेस या बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम कवर करता है उस सेल में। लाइसोसोम नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, गोल्गी एपरेटस नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा वैक्यूल। जो वैक्यूल होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेस लेकर के रखता है प्लांट सेल में। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच ईच आइटम इन कॉलम 1 विद 1 इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द कोड्स गिवन। देखिए यहाँ पे कॉलम 1 एंड कॉलम 2 गिवन है। कॉलम 1 के ऑप्शंस में कोड्स गिवन है ABCD एंड कॉलम 2 में PQRS में कुछ चीज़ें गिवन है। तो हमें इन कोड्स को मैच करना है, ABCD को PQRS में से मैच करना है। नीचे दिए गए जो ऑप्शंस है 1 2 3 4 उसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट मैच है। तो कॉलम 1 के ऑप्शंस देख लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस एंड राइबोसोम। एंड कॉलम 2 में देख लेते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स एंड पेप्टाइड सिंथेसिस। तो बेसिकली यहाँ पे कॉलम 1 में ऑर्गेनल्स के नेम गिवन है एंड कॉलम 2 में इनसे रिलेटेड फंक्शंस को दिया गया है। हमें मैच करने हैं ऑर्गेनल्स को उनके फंक्शंस के साथ। तो देखिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये पी का क्या हो जाएगा? बी। ये पी के साथ बी मैच हो जाएगा। देन फोटोफॉस्फोराइलेशन, वी ऑल नो दैट फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो इसका हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, क्यू का हो जाएगा ए। देन सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का सिंथेसिस कहाँ पे होता है? गोल्गी एपरेटस में होता है। तो ये सी से मैच कर देंगे हम लोग, आर का हो जाएगा सी। देन पेप्टाइड सिंथेसिस, पेप्टाइड की सिंथेसिस कहाँ पे होती है? राइबोसोम में होता है। तो इसका हो जाएगा एस का डी। देखिए ABCD को मैच करना है तो ए का क्यू, बी का पी, ए का क्यू, बी का पी, सी का आर एंड डी का एस। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बताना है इनमें से कौन सी ट्रू है। तो ऑप्शन 1 है रॉबर्ट हुक फर्स्ट यूज्ड द वर्ड सेल to name the microscopic honeycomb cavities in cork. So this is the true statement. रॉबर्ट हुक ने सेल टर्म यूज़ किया था फॉर द माइक्रोस्कोपिक हनीकॉम्ब कैविटीज इन कॉर्क। देन ऑप्शन 2 है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लिविंग सेल। तो ये ट्रू है। लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। जो रॉबर्ट हुक ने देखा था दैट वाज अ डेड सेल। रॉबर्ट हुक ने जो ऑब्जर्व किया था दैट वाज अ cell wall, not a cell. Then option 3 is Robert Brown discovered the nucleus. तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। देन ऑप्शन नंबर 4 जॉर्ज पैलेड फर्स्ट ऑब्जर्व्ड सेंट्रोसोम्स इन एनिमल सेल्स। तो देखिए ये गलत हो गया, फॉल्स है, बिकॉज जॉर्ज पैलेड ने राइबोसोम को ऑब्जर्व किया था, उसकी डिस्कवरी की थी, ना कि सेंट्रोसोम्स की। अरे इरेज हो गया। देखिए ऑप्शन 1 की स्टेटमेंट ट्रू है, ऑप्शन 2 की स्टेटमेंट भी ट्रू है, ऑप्शन 3 की स्टेटमेंट भी ट्रू है एंड ऑप्शन नंबर 4 की स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी थी। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शंस क्या गिवन है 1 2 3 4 में। ऑप्शन 1 में है 1 एंड 2 ओनली करेक्ट, तो ये तो गलत है क्योंकि थर्ड वाला भी सही है। तो यहाँ पे ओनली 1 2 3 ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
देन ऑप्शन 3 में ओनली 3 एंड 4 सही है, लेकिन 4 गलत है, ये गलत हो जाएगा। एंड फोर्थ में सारे सही हैं, तो ये भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पे दो लिस्ट दी गई हैं, लिस्ट 1 एंड 2, इन्हें हमें मैच करना है। देखिए लिस्ट 1 के ऑप्शन है लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम, गोल्गी एपरेटस एंड न्यूक्लियोलस। एंड लिस्ट 2 के ऑप्शन है सिस्टर्नी, rRNA, H2O2 एंड सुसाइड बैग। हमें इन्हें मैच करना है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं, तो ऑप्शन ए का हो जाएगा फोर्थ। देन पेरोक्सीसोम, पेरोक्सीसोम को हम किससे मैच कर सकते हैं? सिस्टर्नी से नहीं, rRNA से नहीं, क्या बचा? H2O2। देखिए जो पेरोक्सीसोम है वहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसे हम H2O2 बोलते हैं, इसका फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा थर्ड। ऑप्शन सी है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस के जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम सिस्टर्नी बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन सी का हो जाएगा फर्स्ट। देन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस हमें पता है दैट इट इज़ अ साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल RNA, दैट इज़ rRNA। तो डी का हो जाएगा 2। तो यहाँ पे ए का 4, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। Then the next question is which of the following are not considered as part of endomembranous system? Option A mitochondria, option B endoplasmic reticulum, option C chloroplast, option D Golgi complex and option E peroxisomes. Choose the most appropriate answer from the options given below. क्वेश्चन में हमें कुछ ऑर्गेनल्स गिवन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड पेरोक्सीसोम्स। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कंसीडर नहीं किया जाता है। क्वेश्चंस में ध्यान से पढ़ा करिए कि इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है। ये नॉट जैसा टर्म तो नहीं है, बिकॉज इन एक दो वर्ड्स से क्वेश्चन का आंसर ही चेंज हो जाता है। जल्दी में कई बार हमसे सिली मिस्टेक्स भी हो सकती हैं अगर हम क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो इन्हें अवॉइड करने के लिए क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से पढ़ा करिए कि माइटोकॉन्ड्रिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। क्लोरोप्लास्ट नहीं है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, पेरोक्सीसोम नहीं है। नाउ वी हैव टू चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। ऑप्शन 1 इज ADE ओनली, ऑप्शन 2 B and D only, ऑप्शन 3 A, C and E only एंड ऑप्शन 4 A and D only। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे नॉट कंसिडर्ड बोला है, तो यहाँ पे A, C and E, A, C and E, यहाँ पे ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि कौन से ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट कंसिडर किए जाते हैं, तब आंसर हमारा हो जाता B and D, that is endoplasmic reticulum and Golgi complex. Then the next question is regarding endoplasmic reticulum in a eukaryotic cell. Statement 1, SER are the sites for lipid synthesis. Statement 2, RER has ribosomes attached to ER. And statement 3, in prokaryotes only RER are present. तो देखिए ऐसा क्वेश्चन अभी हमने पहले भी किया। इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड, एंड हमें बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। स्टेटमेंट 1 है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द साइट्स फॉर लिपिड सिंथेसिस, so this is the correct statement. Then the second statement is rough endoplasmic reticulum has ribosomes attached to endoplasmic reticulum, ये भी सही है। Then statement 3 is in prokaryotes only RER are present, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओवरऑल एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। स्टेटमेंट 1 एंड 2 सही है एंड थर्ड वाली गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज हमने बॉटनी के करीब 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम आपके लिए और भी नए नए क्वेश्चन लेकर के आएंगे। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ करना चाहते हैं MSc बॉटनी एंट्रेंस की या फिर बॉटनी के असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो फिर आप हमारा ये कोर्स ले सकते हैं जो आपको 4000 रुपीज़ में मिल जाएगा।
इस कोर्स में आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, डेली प्रैक्टिस पेपर्स दिए जाएंगे, क्विजेस कराई जाएंगी आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ऑडियो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, क्लास की पीपीटी एंड पीडीएफ भी शेयर की जाएगी एंड 24/7 आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। एंड आपको एक क्वेश्चन भी दिया है हमने कि जो ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर है कोलेजन का, उसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए एंड रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।